फारूक ने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांका। धुंधलके में लिपटा ये पुराना रास्ता इसने पहली बार इख्तियार किया था। शहर के मसरूफ हाईवे से हिटकर ये मुख्तसर रास्ता इसे गांव वालों ने बताया था, मगर अब इस पर सन्नाटा छाया था। गाड़ी की हेडलाइट्स ने रास्ते के दरख्तों को अजीब सायों में बदल दिया था। अचानक दूर खजूर के एक दरख्त के नीचे एक शख्स हाथ हिला रहा था। फारूक ने ब्रेक लगाई। भाई साहब, क्या अब भी शेखपुरा जा रहे हैं? अजनबी ने पूछा। इसकी आवाज़ में खुरदरापन था। फारूक ने हाँ में सर हिलाया। अजनबी ने सीट के पीछे बैठते हुए कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ये रास्ता कम ही लोग जानते हैं। गाड़ी चल पड़ी, मगर जैसे जैसे वो गहरे जंगल के करीब पहुंचे हुआ में एक जलन भर गई। अजनबी की हंसी अचानक बुलंद हुई, ऐसी कि अनकिनाहत जैसे शीशे पर लोहे की खुरचन। फारूक ने पीछे देखा तो सीट खाली थी। फिर एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। तुम्हें मालूम है इंसानों के लिए यहाँ दाखिला ममनू है। अजनबी की आंखें अब सुर्ख थीं और उसकी उंगलियां निश्तर की तरह नोकीली हो चुकी थीं। फारूक का दिल जोर से धड़का। सामने जंगल का रास्ता एक तारीक गार में तब्दील हो रहा था। ये इलाका हमारी सल्तनत है, जिनने गरजदार आवाज में कहा, और तुमने हमारे कानून तोड़ दिए। फारूक ने ब्रेक दबाने की कोशिश की, मगर गाड़ी गार के मुंह में गायब हो चुकी थी। गार के अंदर हर तरफ नीली आग के शोले थे। फारूक ने खुद को एक वसी गार के बीच खड़ा पाया, जहां हजारों जिन सुर्ख चट्टानों पर बैठे थे। उनके दरमियान एक तख्त पर वही अजनबी जिन बैठा था, जिसके सर पर ताज जड़ा हुआ था। तुम्हारे खानदान ने सैकड़ों साल पहले हमारे मुकद्दस दरख्त को जलाया था। जिन बादशाह ने गुस्से से गरज कर कहा, अब तुम्हें सजा मिलेगी। फारूक ने अपने आप को झटका देने की कोशिश की, मगर उसके पांव जमीन में धंस गए। अचानक एक खातून जिन ने उठकर कहा, बादशाह, क्या इसे मौका नहीं दिया जाएगा? शायद वो हमारे गुमशुदा ताज के बारे में जानता हो। बादशाह ने तवक्कुफ किया। ठीक है, इसने कहा, अगर तुम हमारे ताज को वापस लाओ जो तुम्हारे ही जद अमजद ने छुपाया था, तो शायद तुम्हें बख्श दिया जाए। फारूक ने हैरत से पूछा, लेकिन मैं कैसे? इसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि जिन्नों ने इसे एक पुरस्रार नक्शा थमाया और चीख कर कहा, शुरू करो वरना तुम्हारी रूह हमेशा के लिए इस गार में कैद हो जाएगी। नक्शे पर एक पुराना कब्रिस्तान दिखाया गया था, जहां से रास्ता एक पहाड़ी तक जाता था। कब्रिस्तान की हवा में कठोर सर्दी थी। फारूक ने टॉर्च की रोशनी में नक्शा देखा। अचानक कब्रें हिलने लगे। हड्डियों के हाथ जमीन से निकले और उसकी कलाई पकड़ ली। कौन हो तुम? एक भयानक आवाज गूंजी। फारूक ने देखा, एक सफेद लिबास में मुड़ी हुई बूढ़ी औरत, जिसकी आंखें नहीं थीं, इसके सामने खड़ी थी। मैंने जिन बादशाह का ताज ढूंढना है, इसने कांपते हुए कहा। बूढ़ी ने खोखली हंसी। तो तुम वो बेवकूफ हो जिसने जिन्नों को चैलेंज किया? तुम्हें पता है कि तुम्हारा दादा यहाँ क्यों आया था? इसने अपनी उंगली से एक टूटी हुई कब्र की तरफ इशारा किया। इसने ताज नहीं बल्कि एक जन्ना से मोहब्बत कर ली थी। ताज तो सिर्फ बहाना है। फारूक के ज़हन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। अचानक जमीन फटी और एक सुरंग नमूदार हुई। बूढ़ी ने धक्का दिया, नीचे जाओ, तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। फारूक गिरता चला गया। सुरंग के आखिर में एक जगमगाती गार थी, जहां एक हुसैन औरत, जिसके बाल आग की तरह लाल थे, जंजीरों में जकड़ी थी। तुम आखिर आ गए, इसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारी परदादी हूँ। तुम्हारे खानदान ने मुझे इसलिए कैद किया क्योंकि मैं जन्ना थी। ताज कहीं नहीं है, ये सब झूठ था तुम्हें यहाँ खींच लाने के लिए। फारूक हैरत से कुछ बोलना चाहता था कि अचानक गार की दीवारें लरजने लगे। जिन बादशाह की आवाज गूंजी, तुमने वक्त ज़ाय किया। अब तुम्हारी रूह हमारी है। मगर जन्ना ने जंजीरें तोड़ डालें और फारूक को खींचकर एक खुफिया रास्ते में धकेल दिया। दौड़ो, ये रास्ता तुम्हें इस जंगल के दूसरी तरफ ले जाएगा, जहां एक दरिया है। इसके पानी में गोता लगाओ वरना। फारूक ने दौड़ लगाई। पीछे से जिन्नों के गुस्से की चीखें सुनाई दे रही थीं। दरिया किनारे पहुंचकर इसने छलांग लगाई, लेकिन पानी की गहराई में इसने एक और हैरत अंगेज मंजर देखा। दरिया का पानी फारूक के गिर्द एक जादुई हिसार बन गया। वो नीचे गिरता रहा, मगर सांस में तकलीफ ना हुई। पानी की तह में एक शीशे का गुंबद था, जिसके अंदर एक पुराना शहर गरकाब था। मीनारों पर सिपियों के नक्श, गलियों में मरजान की मूरतें। अचानक एक रोशनी उसकी तरफ बढ़ी।
एक नौजवान लड़की जिसका जिस्म पानी की तरह शफाफ था इसके सामने खड़ी हो गई। तुम्हें यहाँ आना ही था, इसने कहा, मगर वक्त कम है। जिन बादशाह की निगाहें इस दरिया तक पहुंच चुकी हैं। फारूक ने पूछा, तुम कौन हो? मैं इस दरिया की रूह हूं जिसे तुम्हारे खानदान ने अपने खून से मुसल्लत किया था। तुम्हारी परदादी वो जनना, इसने तुम्हारे लिए ये रास्ता छोड़ा था। लड़की ने अपने हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर थामा। ये इब्न हयात का टुकड़ा है। इसे जिन बादशाह के ताज पर रखो तो इसकी ताकत खत्म हो जाएगी, मगर खबरदार, ये पत्थर तुम्हारी याददाश्त चूस लेगा। फारूक ने पत्थर को हाथ में लेते ही एक झटका महसूस किया। इसकी आंखों के सामने पुरानी यादें फिल्म की तरह चलने लगे। एक जवान लड़का, इसका दादा, एक जन्ना के साथ भागता हुआ, फिर खौफजदा होकर इसे कैद करता हुआ। तुम्हें सब याद आ जाएगा, दरिया की रूह ने कहा, जब तुम्हारी आंखें बंद होंगी। अचानक दरिया की लहरें तलातुम खा गईं। जिन बादशाह का अजीम अलशान हाथ पानी में घुसा और फारूक को कुचलने लगा। दरिया की रूह ने इसे धक्का दिया, अब भागो। पहाड़ी की चोटी पर एक कदीम मंदिर है, वहीं ताज है। फारूक पानी की सतह पर आया तो खुद को जंगल के दूसरी किनारे पर पाया। दूर पहाड़ी पर एक खंडर नजर आ रहा था। पहाड़ी की चढ़ाई मुश्किल थी। हुआ में जिन्नों के वार्निंग के अल्फाज गूंज रहे थे, तुम हार जाओगे। जब फारूक ने मंदिर के बोसीदा दरवाजे खोले तो अंदर एक लंबा कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीब अलामतें बनी थीं। बीच में एक पत्थर का तख्त था जिस पर ताज रखा हुआ था, बिल्कुल वही जैसा जिन बादशाह ने बताया था। मगर जैसे ही इसने ताज को हाथ लगाया, जमीन कांपने लगी। ताज के नीचे से सिया धुएं का एक भूतनुमा वजूद निकला। मैं ताज का मुहाफिज हूँ, इसने गरज कर कहा, तुम्हें आजमाइश से गुजरना होगा। अचानक कमरे की दीवारें गिरने लगे और फारूक खुद को एक खिली मैदान में खड़ा पाया जहां दो फौजें आमने सामने थीं। एक तरफ जिन, दूसरी तरफ इंसान। इसके हाथ में तलवार थी। तुम्हारा इंतखाब, भूत ने कहा, जो तुम्हारी हकीकत बताएगा। फारूक ने तलवार जमीन पर फेंक दी। मैं किसी की तरफ नहीं, इसने चीख कर कहा। यह सुनते ही सब कुछ धुएं में तब्दील हो गया। ताज के मुहाफिज ने कहा, तुमने सही फैसला किया। ताज लो और जाओ, मगर याद रखो, जिन बादशाह को शिकस्त देने के लिए तुम्हें अपनी असल शनाख्त कबूल करनी होगी। ताज को लेकर फारूक बाहर निकला तो जिन बादशाह अपनी फौज के साथ खड़ा था। तुम्हारा खानदान हमेशा से हमारे दरमियान रहा है, इसने कहा, तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम्हारी रगों में जिन्नों का खून भी दौड़ता है। फारूक ने इब्न हयात का पत्थर ताज पर रखा। एक चमकती हुई लहर ने जिन बादशाह को अपनी लपेट में ले लिया, मगर उसके बजाय चमकती लहर के अंदर से एक अजीब हैवला नमूदार हुआ, नामुकम्मल जिन ना इंसान। ये फारूक का अपना चेहरा था, मगर आंखें जिन बादशाह की तरह सुर्ख थीं। तुमने सिर्फ मेरी बैरूनी शक्ल मिटाई है, हियोले ने दोहरी आवाज में कहा, मगर मैं तुम्हारे अंदर हूँ। तुम्हारी हर सांस के साथ। जिन फौज ने जमीन पर गिरकर सजदा किया, हमारा नया बादशाह। फारूक ने महसूस किया जैसे कोई उसके ज़हन में के दुख रहा हो। इब्न हयात के पत्थर ने सिर्फ जिन बादशाह की जिस्मानी शक्ल को ख़त्म किया था, मगर उसकी रूह फारूक के अंदर समाई हुई थी। अचानक इसके हाथ पर एक निशान उभरा, वही अलामत जो मंदिर की दीवारों पर थी। तुम अब हमारी मलिका की तलाश में जाओगे, जिन फौज के कमांडर ने कहा, वही तुम्हारी असल माँ है। फारूक को एक पुरस्रार कैंचन का एहसास हुआ। जंगल के दरख्त उसके लिए रास्ता बनाने लगे, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। एक जगह जहां पुरानी दीवारों के खंडर थे, इसे एक खाली आंखों वाली मूरत मिली जिसके हाथ में एक टूटा हुआ आईना था। जब इसने आईना उठाया तो इसमें एक औरत का अक्स दिखाई दिया जो उसकी पुरानी तस्वीरों में मौजूद थी, इसकी माँ। तुम्हारी पैदाइश हमारी मुआहदे की कीमत थी, आईने की आवाज़ गूंजी। तुम्हारी माँ ने जिन बादशाह से तुम्हारी जिंदगी का सौदा किया था। फारूक ने आईना तोड़ दिया, मगर हर शीशे के टुकड़े पर अब एक मुख्तलिफ मंजर था। बचपन की वो रात जब इसके घर को आग लगी थी, बाप का चेहरा जो हमेशा पुरस्रार रहा, और एक खाली कुर्सी जो हर ईद पर उसके इंतजार में रखी जाती थी। तुम्हारी माँ जिंदा है, जिन कमांडर ने इसके कान ने कहा, मगर वो सिर्फ तब जाहिर होगी जब तुम अपने जिन वाले खून को कबूल कर लोगे। एक गांव के खंडर में जहां से कहानी का आगाज हुआ था, फारूक ने एक पुराने कुनवे के पास अपना खून गिराया। कुनवा गरजने लगा और पानी की सतह पर एक मंजर उभरा, एक जवान औरत, इसकी माँ, जिसके हाथ में वही लाकेट थी जो फारूक ने बचपन में अपनी गर्दन से उतार दिया था।
तुम्हें याद दिलाना जरूरी था। उम्मा की आवाज पानी से उबलती हुई आई। तुम्हारी पैदाइश दोनों दुनियाओं को जोड़ने के लिए हुई थी, मगर तुमने अपना वो हिस्सा मार दिया। फारूक ने लॉकेट को कुनवे में फेंका तो अचानक वक्त पीछे मुड़ने लगा। वो अपने आप को एक बच्चे की शक्ल में देख रहा था जिसकी माँ इसे जिन्नों के हवाले कर रही थी। नहीं, इसने चीखा, मगर उसकी आवाज तारीख के धुंधलके में खो गई। जब होश आया तो खुद को इसी जंगल में पाया जहां सब कुछ शुरू हुआ था, मगर अब दरख्तों पर उसके नाम के हुरूफ खुदे हुए थे और रास्ता दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ वो गार जहां सब कुछ शुरू हुआ, दूसरी तरफ एक नई शुरुआत। फारूक ने दोनों रास्तों को गहराई से देखा। गार की तरफ वो माजी था जहां जिन बादशाह की रूह उसके अंदर खोद रही थी, और नए रास्ते पर एक अजनबी रोशनी थी जो इसे अपनी तरफ बुलाती महसूस हुई। इसने कदम बढ़ाया तो जमीन कांपने लगी। तुम्हें फैसला करना होगा, जिन बादशाह की आवाज उसके ज़हन में गूंजी। इंसान बनकर मर जाओ या हमारा बादशाह बनकर अबदियत पाओ। फारूक ने इब्न हयात का पत्थर अपनी हथेली पर रखा। इसकी आंखों के सामने वो तमाम यादें घूम गईं जो इस पत्थर ने चारा ली थीं। इसकी माँ की कुर्बानी, दादा का अहद और जन्ना पर दादी का रूठा हुआ प्यार। आमे ना इंसान हो ना जिन, इसने ऐलान किया। मैं वो हूँ जो इन दोनों दुनियाओं को जोड़ सकता है। पत्थर से निकलती चमक ने गार और नए रास्ते को एक कर दिया। जिन बादशाह की रूह एक भाप बनकर अलिफाड़ने लगी, मगर फारूक ने इसे अपने वजूद में जज्ब कर लिया। तुम्हारी नफरत मेरी ताकत बनेगी, इसने कहा। अचानक इसकी माँ की शक्ल एक रोशनी के सतून में जाहिर हुई। अब तुम समझ गए हो, इसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी पैदाइश सिर्फ अमन के लिए हुई थी। फारूक ने लॉकेट को कुनवे से निकालकर इसे अपने सीने से लगा लिया। जिन्नों की फौज ने अपने हथियार डाल दिए। जमीन और जिन्नों की सल्तनत के दरमियान एक नए दरवाजे खिल गए। अब इंसान और जिन एक दूसरे के दाके समझ सकते थे। फारूक इस जगह खड़ा था जहां से कहानी शुरू हुई थी। अब न गार था न खौफ, बस एक हरा भरा मैदान था जहां दरख्तों पर जिन्नों और इंसानों के नाम इकट्ठे लिखे थे। इसने इब्न हयात का पत्थर दरिया में फेंक दिया। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसने कहा, क्योंकि सच्चाई याददाश्त में नहीं, दिलों में होती है। कहानी के इख्तिताम पर फारूक ने एक नई राह इख्तियार की। वो जिन्नों और इंसानों के दरमियान सफीर बना। इसकी माँ का लॉकेट इसके गिले में था, जिसके अंदर एक छोटा सा जिन बच्चा और इंसान बच्ची हाथ में हाथ डाले खड़े थे।